हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी हम स्टेट पीएससी या यूपीएससी की बात करते हैं, जब हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस की बात की जाती है। नंबर 1 इज द प्रिलिमिनरी स्टेज, नंबर 2 इज द मेंस एंड नंबर 3 इज द इंटरव्यू स्टेज। अब यहाँ पे जब भी हम इस चीज की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि ठीक है, प्री इज इंपॉर्टेंट, बट प्री जो है वो हमारा कभी भी रैंक डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी स्टेज है इट इज ओनली इंट्रोडक्टरी स्टेज। वो आपको कहीं ना कहीं एक टोकन दे देगी कि आप मीन्स जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके मार्क्स जो है कहीं पे भी लास्ट फाइनल स्टेज पे रैंक डिसाइड करते समय कहीं पे भी रोल प्ले नहीं करते हैं। बट मेंस की अगर बात करें तो मेंस पे हमें हमारे पास जो टोटल नंबर है दैट इज 1750। और अगर आप लोगों ने कभी भी बेसिक रिसर्च किया होगा, इस पेपर का पैटर्न देखा होगा, तो आप सबको पता है कि इसमें से भी जो 500 मार्क्स है वो किसको एलोकेटेड है? इट इज एलोकेटेड टू ऑप्शनल एग्जाम, ठीक है, जिसकी आज हम बात करेंगे। तो ऑप्शनल एग्जाम में जब 500 मार्क्स एलोकेटेड है वो किस तरीके से एलोकेटेड है? यहाँ पे जब भी हम ऑप्शनल की बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 की जब भी बात की जाती है तो पेपर 1 को भी 250 मार्क्स एलोकेटेड है एंड पेपर 1 को भी 250 मार्क्स एलोकेटेड है एंड पेपर 2 को भी 250 मार्क्स एलोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, जब 500 की बात की तो इट इज नियर अबाउट 28.5% जो मार्क्स है, जो टोटल मेंस के मार्क्स हैं, उसमें से ऑप्शनल को अगर आप वेटेज में देखेंगे एज परसेंटाइल टर्म्स, तो आपको दिखेगा कि 28.5% जो हमारे ओवरऑल मार्क्स है वो किसके पास है? ऑप्शनल के पास। तो यहां से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऑप्शनल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल रैंक्स। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं वे टू लबासना की, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी जिसका क्लियर होगा वहां पे अल्टीमेटली उसको ट्रेनिंग के लिए तो लबासना ही जाना है, तो हमारा गोल तो लबासना ही है। और अगर आपको लबासना जाना है तो आपको ऑप्शन तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, जब भी हमने ऑप्शनल की बात की तो हमारे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, खासकर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उन लोगों के दिमाग में काफी क्वेश्चन आते हैं कि हमारा ऑप्शनल होना क्या चाहिए, ठीक है, विच ऑप्शनल वन शुड चूज, ठीक है। फिर उसके अलावा कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट भी एक फैक्टर है जो आपका ऑप्शनल को चूज करने में कहीं ना कहीं डिटर्मिन करता है। फिर इसके अलावा कि रिसोर्सेज मार्केट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं ऑप्शनल के टाइम, वो हम किसकी बात करते हैं? इट इज द स्किल्स। स्किल्स की मैं यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ? जैसे हम हमारे टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के ऊपर। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो यूपीएससी की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है। चेंज इन द सेंस, अगर आज की रिसेंट सिनेरियो की बात की जाए तो आज यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है? यूपीएससी थ्योरी तो डिमांड कर रहा है, अलोंग विद द थियोरेटिकल पार्ट यूपीएससी इज आल्सो डिमांडिंग द न्यूमेरिकल्स। तो जब न्यूमेरिकल्स की बात की जाती है तो हम किसकी बात करते हैं? हम हमेशा बात करते हैं किसकी? मैथमेटिकल स्किल्स की। तो यहाँ पे उस तरीके से भी आएगा। अगर थियोरी की भी बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में आप लोग पता है आप सबको कि डायग्राम्स जो है, डायग्राम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो डायग्राम्स को भी आपको एनालाइज करना है, आपको बेसिक जो स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो आपको देखना है कि क्या आपके लिए वो बेटर है या नहीं होगा, ठीक है। इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या नहीं, उसके अलावा क्या आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। क्योंकि आप लोग जब भी हम ऑप्शनल की बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि एटलीस्ट मिनिमम 2 साल जो है आपको वो कंटिन्यूटी में आपको ऑप्शनल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर?
अब जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो क्या है, जब भी आप ऑप्शनल चूज करते हो, जब भी हम यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, हमें ऑप्शनल स्पेसिफाई एट द प्रिलिमिनरी स्टेज ही हमें उनको बोल देना होता है कि दिस इज आर ऑप्शनल। ठीक है, वहां पे एक कॉलम आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे ऑप्शनल के लिए इकोनॉमिक्स भरना है या नहीं भरना है, तो सबसे पहले हम इस चीज को देखने के लिए हम इसी पूरे होल टॉपिक को डिवाइड करेंगे बिटवीन द प्रोस एंड द कॉन सेक्शन। अगर प्रोस की बात की जाए, तो आजकल का जो रीसेंट सिनारियो है वहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मार्क्स स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि जब भी डायग्राम है, जब भी कोई भी इवेल्युएटर आपका एग्जाम को एनालाइज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं देख रहा है कि आप डायग्राम्स बना रहे हो, तो उसके लिए भी क्या होता है, इजी हो जाता है इवेल्युएट करना। और आप सब जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में जब हम डायग्राम बनाते हैं, तो वहां पे मार्क्स को फेच करना आसान हो जाता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हम कह सकते हैं इट इज मार्क्स स्कोरिंग। नंबर टू इज इट कंट्रीब्यूट्स टू जीएस सब्जेक्ट। जीएस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा? अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो एनालाइज किया है, तो आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में पॉवर्टी इज अ मेजर टॉपिक। और पॉवर्टी से काफी टाइम क्वेश्चंस आते भी हैं। पेपर 2 का जो पार्ट है पॉवर्टी, तो वहां पे अब पॉवर्टी की अगर बात की जाए तो गवर्नेंस के अंदर भी, ठीक है, तो गवर्नेंस में जो जीएस 2 का पेपर होता है, वहां पे एक पार्ट है गवर्नेंस, उसमें भी पॉवर्टी इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कहीं ना कहीं वहां से हम एक इंटरलिंकेज देख सकते हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। तो जीएस में कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को कवर करने में भी आपको ऑप्शनल हेल्प करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इट हेल्प्स यू इन द ऑप्शनल। और अगर हम ऑप्शनल की बात करें पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच में, तो पेपर 1 जो है वो कहीं ना कहीं 60% का अगर है, तो पेपर 2 भी तो 40% का है। ठीक है, इन इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग मार्क्स में बात कर रही हूँ। पेपर 1 जो है आप लोग जानते हैं कि वहां पे मार्क्स स्कोर करना आसान है, बट पेपर 2 पे जो रेशो है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। फिर एसए की बात की जाए, तो आप सब जानते हैं कि एसए जो है वहां पे कहीं ना कहीं यूपीएससी क्या करता है, इकोनॉमिक एंगल को टच करने की कोशिश करता है। तो इकोनॉमिक जब ऑप्शनल आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे एसेस लिखने में आप लोगों को आसानी होती है एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। अब लास्टली बात की जाए, अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो भी जाता है, आपने इंटरव्यू फेस करना है। और इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे काफी सारे सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। तो जब हमने बोला कि डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हर हर दिन हमें देखने को मिल रहा है कि करंट अफेयर्स में एक डायनामिज्म दिख रहा है, एक चेंज दिख रहा है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो भी आपका पैनल बैठा हुआ है वो ट्राई करता है कि आपसे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड आपका तभी अच्छे से डेवलप होगा जब आपका ऑप्शनल कौन सा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। और वहां पे भी आपको एक बहुत बड़ा एज मिलता है। अब कॉन्स की बात की जाए, तो जब भी हम कॉन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला, जब आप लोगों ने सिलेबस ही देखा होगा, तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है इट इज वेरी लेंथी सब्जेक्ट। तो लेंथी का मतलब ये नहीं है कि हमें इस सब्जेक्ट को टच ही नहीं करना, कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन कोई लेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं, आप लोग बुक्स की बात करते हो, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे या मैक्रो की बात कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि बुक्स क्या है, बल्कि है। बट अनलाइक अदर ऑप्शंस, यहाँ पे एक एज मिलता है। वो क्या है, अगर आपको डायग्राम्स के ऊपर होल्ड हो गया है या रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन के टाइम आपको क्या करना पड़ रहा है, आप डायग्राम को भी देखकर एक आइडिया आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर फोकस होता है वो डायग्राम्स के ऊपर है, वो ग्राफ्स के ऊपर है, रादर देन द अदर ऑप्शनल्स। क्योंकि होता क्या है, जब हम फाइनली मेंस लिख रहे हैं, तो वहां पे हमारा शेड्यूल इतना टाइट होता है कि रीडिंग जो है वो कभी ना कभी बहुत सारी कम्बरसम बन जाती है, बहुत डिफिकल्ट बन जाती है। तो उस टाइम पे हमारा जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का एग्जाम है, उसका इस तरीके का नेचर होने की वजह से वहां पे डायग्राम्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। तो वहां पे हम कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच शो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, तो रिवीजन में भी आपको कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल।
अब यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लमैटिक चीज हमें देखने को मिलती है दैट इज डायनामिक नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट अगर हम डायनामिक नेचर की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डायनामिज्म हमें शो कहाँ पे हो रहा है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पे। तो अगर आप लोगों ने पेपर 2 का पेपर 1 जो है वो दैट इज अ स्टैटिक पार्ट, तो वहां पे तो आपको ज्यादा डायनेमिक चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अब डायनेमिक मिलेगा कहाँ पे? डायनेमिक हमें चीजें मिलेगी इन द पेपर 2, बट पेपर 2 में प्री इंडिपेंडेंस है। प्री इंडिपेंडेंस में आप लोग मुझे बताइए कि क्या चेंज हो सकती हैं चीजें। प्री इंडिपेंडेंस पार्ट इज कांस्टेंट। अब हमें चेंजेस कहाँ देखने को मिलेगी? आफ्टर 1991 का जो पार्ट है, जो आज के फेज पे चेंजेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड रिफॉर्म्स की बात की जाए तो लैंड रिफॉर्म्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एट प्रेजेंट सिनारियो हमें डिजिटाइजेशन देखने को मिल रही है। तो जब हमें डिजिटाइजेशन देखने को मिल रही है तो लैंड रिफॉर्म से हम वो चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम पीडीएस की बात करते थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड में कुछ रूल्स चेंज हुए वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, उस तरीके से आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं, और ये भी इतना टफ नहीं है क्योंकि इसके लिए जो हमारे पास सोर्स है दैट इज आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसमें आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज अदर देन द करंट अफेयर हमारे पास जो इकोनॉमिक सर्वे आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इन कवरिंग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, और यहाँ से आपको एक इंट्रो पार्ट भी मिल जाएगा और कंक्लूजन पार्ट भी मिल जाएगा। क्लियर? Number 3 is the numerical. Numericals is a challenging part in the economics optional preparation. But अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप यहाँ पे भी अगर आप, और साथ में आपके पास मैथमेटिकल स्किल्स है, जैसे काफी लोगों का आज के डेट पे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं होता, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही टच किया होता है। तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है उनके पास और साथ में उनके पास स्किल्स है, और उसकी वजह से होता क्या है, उनके लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेना आसान हो जाता है और वो लोग लेते भी हैं, और काफी लोग इसको लेकर यूपीएससी क्रैक भी करते हैं। तो लास्टली इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हमें डायग्राम्स समझनी है, हमें क्या करने हैं, हमें ग्राफ पे फोकस करना है, हमें मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए। तो इन चीजों को लेकर भी हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमिक्स की जब भी बात आती है तो यहाँ पे हमें इन छोटी छोटी चीजों को देखना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास न्यूमेरिकल स्किल जो है वो बिल्कुल ही जीरो है, तो देन डू नॉट गो फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है, गो फॉर सम अनदर सब्जेक्ट। अब जो दूसरी चीज आती है दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट पे बात की जाए तो यहाँ पे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी सिटिंग की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम एक कंसिस्टेंसी के साथ इस कोर्स को पढ़ें तो हमें कहीं ना कहीं 6 to 8 months रिक्वायर्ड है। अब 6 to 8 months में भी आप लोगों को करना क्या होता है, आपको पर डे 4 hour की सिटिंग इसको देनी है, ठीक है। 4 घंटे आप इसको दीजिए, और 4 घंटे ऐसे दीजिए कि आप कंसिस्टेंटली इसको पढ़िए। और उसमें आपको करना क्या है, जो भी हम आगे सोर्सेज देखेंगे कि जो भी सोर्सेज है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप उन पे ध्यान दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करिए और उन चीजों को एनालाइज करिए कि किस टॉपिक से हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, अगर आप पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो हम लोग जब फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें काफी टाइम लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है। तो आप जब भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप लोग क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और देखिए यूपीएससी की क्या डिमांड है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। इट इज नॉट द यूनिवर्सिटी एग्जाम जो अभी तक हम देते थे, हम लोग जैसा क्वेश्चन पढ़ते थे उसी तरीके का क्वेश्चन आता था। बट यूपीएससी इस तरीके से एग्जाम नहीं कंडक्ट करता, वहां पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ रहा है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, आपको एटलीस्ट 3 रीडिंग्स देनी है फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एग्जाम। 3 रीडिंग से मेरा मतलब क्या है, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं आप गो थ्रू करिए बुक्स को, ठीक है, थोड़ा वो मतलब आपको फुल अटेंशन के साथ उस चीजों को रीड आउट करना है, और रीड आउट करते समय आप लोगों को पता चलेगा। और जब आप सेकंड रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे आप पीवाई की उसको सामने रखिए,
अब आप टॉपिक वाइज पढ़िए। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स जब टच कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, किस तरीके से आप ऑथर की डिमांड है, किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब भी एनालाइज करेंगे तो काफी टाइम, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा जब सेकंड रीडिंग के टाइम कि काफी चीजें तो मुझे आती ही नहीं है, ठीक है। तो फिर जब आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग वहां पे दिन का 1 या 2 क्वेश्चन लिखना भी स्टार्ट करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम कर रहे हैं, एग्जाम इतने लेंथी होते हैं, वहां पे आपके पास थॉट प्रोसेस करने का टाइम नहीं है। आप चीजों के बारे में सोच नहीं सकते। आपको इट्स लाइक आपके पास रेडीमेड आंसर होगा, आपको वही जाकर पेपर में लिखना है। तो इट्स नॉट कि आप सोचेंगे, जैसे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्या करते हैं, यार नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन तो हम सोचते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करते हैं, आप लोगों ने काफी सारी ऑनलाइन वीडियोस भी देखी होंगी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मेजर जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपको यूपीएससी एस्पिरेंट जो जिन लोगों ने क्रैक कर चुके हैं, ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो ऑफिसर्स जब भी बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के ऊपर, दे मेनली टॉक अबाउट बुक्स। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिमाग में रखनी है कि कहीं पे भी आपको प्रॉपर एक हैंडमेड नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज रहने वाले हैं, दैट आर बुक्स, ठीक है। अदर देन द बुक्स आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ काफी सारे यूपीएससी जिन लोगों ने ऑफिसर्स बन चुके हैं, उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने अपने क्रिस्प नोट्स डाले हुए हैं इंटरनेट के ऊपर। तो गूगल करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बट उनको डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं है कि हम होली सोली उन्हीं पे रिलाई करेंगे। उनको डाउनलोड करने का मतलब क्या है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप उनको अपने अपनी प्रिपरेशन में एक रिसोर्स की तरह देख सकते हैं। हाँ, ये मेरे को हेल्प करेंगे, बट हम पूरी तरीके से उस पर रिलाई नहीं कर सकते। क्योंकि जिन लोगों ने आप में से डाउनलोड भी किए होंगे वो नोट्स, आप लोगों को पता होगा कि जब हम उन नोट्स को देखते हैं तो वहां पे अगर सपोज कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल है, तो वहां पे ही वो क्या करेंगे, वो एक छोटे से पैरा में लिख देंगे। क्योंकि वो नोट्स जो हैं वो एक्चुअली उन लोगों ने जो अपलोड किए हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, वो नोट्स कौन से हैं, वो नोट्स हैं जहां पे जिनको यूज करके उन्होंने क्या किया, रिवीजन किया, ठीक है। तो अब वो हम कहेंगे कि इट कैन सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पता चला। तो अगर आप लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर नोट्स मिलेंगे, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है ही नहीं। अब सोर्सेज में भी मूव करने से पहले एक और जो इंटरेस्टिंग चीज इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, वो ये है कि जब भी कोई एस्पिरेंट है जो स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल उसको ऑप्शनल चूज करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको दिमाग में क्या रखना चाहिए कि मुझे कौन सा ऑप्शनल जो है वो इस बार एग्जाम्स के लिए चूज करना चाहिए। देखिए, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब भी फॉर्म निकलने से पहले 6 मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी आपने ज्योग्राफी की भी पढ़ी, आपने पॉलिटी की भी पढ़ी, आपने इकोनॉमी की भी पढ़ी। तो आप लोग जब इनके एनसीईआरटी को टच कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या मेरा एनसीईआरटी पढ़ते समय इस सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पॉलिटी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, मैं पॉलिटी ले सकता हूँ या मैं ज्योग्राफी ले सकता हूँ। उसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th की स्पेशली, तो वहां पे आपको लगेगा कि क्या मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या मुझे ये चीजें बहुत बोरिंग लग रही है। क्योंकि वहीं पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक ब्रीफ आइडिया मिलने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मिलने वाला है। और आपको क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, अगर हो रही है तो हाँ, आप इस ऑप्शनल की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि क्या इसके एनफ रिसोर्सेज हैं मार्केट के अंदर। और अगर इकोनॉमिक्स की भी बात करें, ऑल दो यहाँ पे नोट्स नहीं भी मिलेंगे आपको, लेकिन अदर देन द नोट्स जो बुक्स हैं,
वो अपने आप में सफिशिएंट है और आप लोग पढ़ सकते हैं उनको इजिली। अब हम बात करते हैं अपने मेजर पॉइंट के ऊपर, दैट इज सोर्सेज, व्हाट टू रेफर। देखिए, इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो मार्केट के अंदर अगर मैं माइक्रो की बात करूं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात करूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते समय आप लोगों को दिमाग में भी होना चाहिए, और काफी लोग जिन लोगों ने मास्टर्स की है इस पे, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे काफी सारी बुक्स आती हैं इंडियन ऑथर्स के ऊपर और फॉरेन ऑथर्स के ऊपर भी। और यूनिवर्सिटी में इंडियन ऑथर जो है उसके अलावा जो बहुत मेजर फोकस किया जाता है दैट इज ऑन फॉरेन ऑथर्स। बट अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की बात करेंगे तो यूपीएससी के एग्जाम, क्योंकि हमें हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, लबासना, तो वहां पे हमें फोकस रखना है कि हम वो बुक्स को रेफर करें जहां पे हम जो हमें हेल्प करे टू क्रैक द एग्जाम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये रिकमेंडेड बुक लिस्ट है, और मैंने भी अपनी पीएससी की प्रिपरेशन के टाइम इन बुक्स को रेफर किया, तो प्लीज गो फॉर दीज बुक्स। ठीक है, तो फॉरेन ऑथर्स के ऊपर जहां जहां पे रिकमेंडेड है उन बुक्स के ऊपर जाइए। जैसे फॉरेन ऑथर में हमें देखने को मिलेगा फ्रॉयन की बुक है, वहां पे हमें दिखेगा कि हम फ्रॉयन को पढ़ें। बट अदर देन दोस, प्लीज डू नॉट रेफर फॉरेन बुक्स। अगर आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप लोग जाइए, आप वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मैं पर्सनली इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, प्लीज रेफर दैट लिस्ट ओनली। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सोर्स है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं सिलेबस के सीक्वेंस में जा रही हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो आप लोग सब जानते भी होंगे दैट इज एच एल आहूजा। और एच एल आहूजा का आपको कौन सी लेनी है जहां पे एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी की बात की जाती है, दिस इज द बुक फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखें तो यहाँ पे सिलेबस क्या है, नंबर 1 इज द मार्शेलियन एंड वॉलरेशियन अप्रोचेस टू प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज, मार्केट स्ट्रक्चर, मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया। आपको लग रहा है कि काफी लोगों को, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे, आपको लग रहा है दिस इज अ वेरी स्मॉल सिलेबस। बट इस तरीके से सिलेबस नहीं है। अब क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को मार्क करवा रही हूँ, प्लीज मार्क। मेरे पास जो एडिशन है दैट इज ओल्ड एडिशन, इट इज 18th एडिशन। तो चैप्टर्स के नाम ले रही हूं मैं। जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक अपने पास रखिए और वहां पे अपने एडिशन के अकॉर्डिंग मार्क करिए। तो देखिए, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें पार्ट 2 से स्टार्ट करना है। पार्ट 2 दैट इज द डिमांड एनालिसिस एंड थियोरी ऑफ कंज्यूमर्स चॉइस, जहां पे लिखा हुआ है वहां से हम स्टार्ट करेंगे ये। तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है दैट इज डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। नंबर सेकंड, कंज्यूमर्स बिहेवियर, जहां पे हम बात किसकी करने वाले हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहां से लेकर आपको कहां तक पढ़ना है, 11th चैप्टर तक, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यहाँ इसके बीच में जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने बोला इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ डिमांड, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन मार्जिनल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वर्सेस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, देन एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर इसके बाद आपको जो कुछ चैप्टर्स छोड़ने हैं वो क्या है, नंबर फर्स्ट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, आपको नहीं करना है। हिक्स लॉजिकल ऑर्डरिंग थियरी ऑफ डिमांड भी आपको छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर सरप्लस करना है। बस आपको पार्ट सेकंड में फिर जो नेक्स्ट 2 हैं वो भी आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, यहां तक ही आपको यहाँ पे करना है। अब काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये बहुत बल्कि है, तो यहाँ पे आप लोग जब इसको पढ़ोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज वेरी इजी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। आपको यहाँ पे करना क्या है, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल आप 20 पेजेस पढ़ रहे हैं, तो ट्राई करिए उसको कंपाइल करिए 2 पेजेस के अंदर। आप काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको 2 पेजेस के अंदर कंपाइलेशन करें कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करूं, ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 8, इंडिफरेंस कर्व की अगर मैंने बात की, तो इंडिफरेंस कर्व को मेरे को कैसे शॉर्ट करना है, मैं इंडिफरेंस कर्व की एक डेफिनेशन लिखूंगी, देन एजम्पशन। अब आप एजम्पशंस को लिखने के लिए प्लीज उसको डिफाइन भी कर रहे हैं तो वन लाइनर डिफाइन करिए। ठीक है, एजम्पशंस लिखी,
सॉरी, एजम्पशंस को तो हम डिफाइन नहीं करेंगे। देन अगर प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसको हमने क्या किया, उसको हमने डिफाइन कर दिया एक एक लाइन पे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग रियलाइज करेंगे कि इसको एक एक लाइन के अंदर हम कंपाइल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जिसके साथ क्या बनेगी, डायग्राम बनेगी। क्योंकि कन्वेक्स है तो कन्वेक्स के लिए आपने ये कर दिया, ठीक है। और उसी के साथ आप लोगों ने क्या किया, जब नेक्स्ट डायग्राम है तो वहां पे इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। अब इसी चीज को आप लोग अपनी अपनी बुक्स के अंदर ओपन करिए। अब जितना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की बात की, तो ये कहीं ना कहीं बुक के अंदर, आहूजा के अंदर 10 पेज का है। बट आपको नहीं लगता कि हार्डली हम इसको एक पेज के अंदर फिनिश कर पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपको अब नोट्स बनाने हैं। और फिर यहाँ पे ही हम जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे और जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो अब आपको इंडिफरेंस कर्व पता है, तो वहां पे आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐड करना है, दैट इज प्राइस लाइन और बजट लाइन, ठीक है। तो जब आप उसकी इंटरसेक्शन कराओगे और इसको भी आप कहीं ना कहीं 2 या 3 लाइन के अंदर कंपाइल कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने नोट्स को क्रिस्प बनाने की कोशिश करनी है। अब मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या रीड करना है? नंबर 1, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। नंबर 2, प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स। नंबर 3, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। फिर कॉस्ट एनालिसिस। फिर आपको छोड़ना क्या है, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग आपको टच नहीं करनी है। फॉर दिस एग्जाम आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को इजिली स्किप कर पाएंगे। और लास्टली आपको सप्लाई भी पढ़ना है। फिर अब यहाँ तक जो ये दोनों पार्ट्स हैं, दीज आर वेरी इजी पार्ट्स। और काफी लोगों को, जिन लोगों ने बेसिक माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी पढ़ ली है, जो हमने 11th-12th पे आती है, जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, उसके लिए आई होप ये बहुत आसान है और वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी टू समराइज दीज नोट्स। अब नेक्स्ट पढ़िए पार्ट 4, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ फर्म। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या रीड आउट करना है? नंबर 1, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड आप लोगों को नहीं पढ़ना है। कौन सा नहीं पढ़ना है? दैट इज द टॉपिक। क्या है टॉपिक का नाम? मैं पढ़ रही हूँ, द फर्म अ जनरल एनालिसिस ऑफ इट्स नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड इक्विलिब्रियम। यू कैन इजिली स्किप दिस चैप्टर। फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे? प्राइसेस एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है तो सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज मार्शेलियन वर्सेस वॉलरेशियन थ्योरी। तो यहाँ पे ही जो आपको टॉपिक मिलने वाला है वॉलरस और मार्शल वाला, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। और ये, लेकिन अगर आप सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार मुझे तो पीछे वाला पढ़ना ही नहीं है। बट प्लीज डू नॉट स्किप, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में नहीं भी पूछे, शॉर्ट में तो पूछ सकते हैं ना वो आपसे कुछ भी। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 26 चैप्टर है मेरी बुक के अकॉर्डिंग। आप लोग अपनी बुक्स में देखिए क्या चैप्टर है। प्राइसिंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो यहाँ पे जो मार्शल वर्सेस वॉलरेशियन अप्रोच है, प्लीज उसको पढ़िए। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जब आप वॉलरस और मार्शल अप्रोच पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? उस समय आपको ध्यान में रखना है जितने भी केसेस बनते हैं, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स का, जब हम नेचर चेंज करेंगे और वहां पे जो केसेस इमर्ज होकर आएंगे, तो उन चीजों को आप लोग ध्यान से देखिए। क्योंकि कई बार होता है वो स्पेसिफिक केस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो प्लीज उन चीजों को ध्यान से देखिए। और यहाँ पे एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप उन चीजों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सप्लाई, नॉर्मली सप्लाई क्या होती है, अपवर्ड होती है। यहाँ पे वो सप्लाई का डाउनवर्ड केस भी लेंगे। तो इस तरीके से जब हम एग्जाम में डायरेक्टली अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, डायग्राम बनाने को, तो हम लोगों के दिमाग में तो है कि यार सप्लाई तो हमेशा अपवर्ड ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो यूनिक केसेस हैं प्लीज उसको भी ड्रॉ करिए, उसके छोटे छोटे रिजल्ट्स आएंगे तो उनको भी लिखिए अपने नोट्स पे। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। काफी टाइम क्या होता है हम ये चीजें छोड़ देते हैं। चैप्टर नंबर 27,
और यहाँ पे स्पेशली जो टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, कुछ ग्राफ्स पे फोकस किया जाएगा, उन ग्राफ्स को एनालाइज करिए। ठीक है, तो फोकस जो आपका इस चैप्टर पे है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, यहाँ पे आप लोगों का जो मेजर फोकस होने वाला है, इट शुड बी ऑन डायग्राम्स। फिर नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ना है। फिर आपको जो 31st चैप्टर है अकॉर्डिंग टू माय बुक, जिसका टॉपिक क्या है, कैल्डर एंड सराफा ऑन इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम विद परफेक्ट कंपटीशन, इस टॉपिक को आप इजीली स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, इसको आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे जो मेजर फोकस रहने भी वाला है उनका दैट इज ऑन डेड वेट लॉस। और डेड वेट लॉस जब भी आप पढ़ेंगे तो प्लीज इसको केयरफुली पढ़िए। फिर नेक्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन एन इजी टॉपिक, इसको पढ़िए। फिर मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसको ध्यान से क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब भी हम आगे थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे तो वहां पे मोनोपोली पावर का कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है। और प्लीज कॉन्सेप्ट्स को टाइमली बिल्डअप करिए, उसके बाद आप आगे मूव करिए। फिर यहाँ पे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेजरली आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। कुछ कुछ टॉपिक का मतलब क्या है, एजम्पशंस पढ़िए, यहाँ पे एजम्पशन फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर उसके बाद जो आपको पढ़ना है दैट इज द एक्सेस कैपेसिटी। और कंपटीशन के टाइम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के टाइम जो भी हमारे ग्राफ्स बनते हैं उनको पढ़िए। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि कितने ग्राफ्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन जब आप परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ पढ़ेंगे, जब आप मोनोपोली का ग्राफ पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ग्राफ रिजेंबल करता है। फर्स्ट रीडिंग में मुझे पता है कि आप लोगों को डिफिकल्टी आने वाली है, बट सेकेंड रीडिंग के टाइम आप कहेंगे यार मोनोपोली मुझे आता है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी मुझे आता है। ठीक है, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप लोगों को समझ आ जाएगा, इट इज अ मिक्स ऑफ व्हाट मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिए कि इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अ क्रिटिक ऑफ चैम्बरलिन्स थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसको नहीं पढ़ना है, प्लीज स्किप दिस टॉपिक। फिर नेक्स्ट है अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये आपको पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्सेस कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप पढ़िए। फिर नेक्स्ट टॉपिक को आप स्किप कर लीजिए। फिर ओलिगोपोली, ओलिगोपोली आपको पढ़ना है क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे कार्टल्स पे, ओलिगोपोली के मॉडल्स के ऊपर, दैट इज कोनॉट, बर्ट्रैंड, इन मॉडल्स के ऊपर बहुत फोकस कर रही है यूपीएससी। और काफी टाइम क्या होता था, हम इन मॉडल्स को स्किप करते थे। ठीक है, स्पेशली फॉर स्टेट पीएससी, जो स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, वो इन मॉडल्स को क्या करते थे, स्किप करते थे, बट हमें इनको स्किप नहीं करना है। तो प्लीज ट्राई करिए कि आप लोग इनको पढ़िए। ठीक है, तो क्लासिकल्स मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली भी आपको पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज द नॉन प्राइस कंपटीशन, सेलिंग कॉस्ट एंड एडवर्टीजमेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइसिंग थ्योरी, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। देन आता है आपका थियोरी ऑफ गेम्स एंड स्ट्रैटेजिक बिहेवियर, यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, प्लीज नोट, इंट्रोडक्शन, cooperative and non-cooperative gains, then dominant strategy, then choice of an optimal strategy in the absence of a dominant strategy, फिर Nash equilibrium, तो Nash equilibrium तक आपको पढ़ना है। उसके आगे जो है उसको आप इजिली स्किप कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट गो फॉर दोज थिंग्स। फिर हम आगे मूव करते हैं, दैट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली फर्म। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको बोमोल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा आपको बोमोल थ्योरी के बारे में, जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल है, तो उस टॉपिक को आपको पढ़ना है।
ठीक है, आप लोग जो मैं बोल रही हूँ तो प्लीज नोट करिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू बल्कि, कुछ छोड़ने को मिल रहा है तो प्लीज उन चीजों को देखिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनेजेरियल थियरीज ऑफ द फर्म, मैरिस एंड विलियमसन्स मॉडल, आप इसको छोड़ सकते हैं, यू कैन स्किप इट इजली। फिर इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं अंडर पार्ट 4 आप उन सबको छोड़ सकते हैं। ठीक है, वेदर इट इज बिहेवियरल थियोरी ऑफ द फर्म, थियोरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड मोनोपोली एंड कंपटीशन, इन चीजों को आप छोड़ दीजिए। आप पार्ट 5 पे मूव करते हैं, तो पार्ट 5 पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप छोड़ दीजिए। थियोरी, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज नियो क्लासिकल मैक्रो थियोरी ऑफ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स, इसको भी छोड़ दो। फिर प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसको भी स्किप करिए। देन प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स इन इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसको भी स्किप कर दीजिए। फिर ट्रेड यूनियन वाला चैप्टर भी छोड़िए। देन 55 चैप्टर अकॉर्डिंग टू माय बुक, और आप लोग देखिए आपकी बुक में कौन सा चैप्टर है, दैट इज थियोरी ऑफ रेंट। थियोरी ऑफ रेंट को आप लोगों को करना है, और यहाँ पे भी थियोरी ऑफ रेंट पे जो मार्शल वाली थियोरी है, सॉरी रिकार्डो की थियोरी है, तो रिकार्डो की थियोरी को प्लीज ध्यान से करिए। ठीक है, क्योंकि रिकार्डो ने यहाँ पे 2 थियोरी की बात की है, तो दोनों थियोरीज को आराम से बैठ के एनालाइज करिए। फिर हम बात करेंगे थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट, थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट को आप इजिली स्किप कर सकते हैं, थियोरीज ऑफ प्रॉफिट को भी स्किप कर सकते हैं, और लास्ट चैप्टर दैट इज द ऑल्टरनेट मैक्रो थियोरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनको पढ़ना है आपने। ठीक है, और ये आप लोगों के सिलेबस में मेंशन भी है। और यहाँ पे आपको कौन सी थियोरी छोड़नी है, यहाँ पे एक जो थियोरी है दैट इज द मार्क्स थियोरी ऑफ इनकम, इसको स्किप करिए। ठीक है, मार्क्स थियोरी को स्किप कर दीजिए, बाकी थियोरीज को कर लीजिए। फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द पार्ट 6। पार्ट 6 में आप लोगों को क्या करना है, पार्ट 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको चैप्टर 60 दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, इसको रीड आउट करिए। फिर कंडीशंस ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी वाला चैप्टर है, ये रीड आउट करिए। फिर आपको न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल्स को भी रीड आउट करना है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन काफी टाइम आया है। फिर ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स को भी आपको रीड आउट करना है, और लास्ट तक जितने भी 2 फिर चैप्टर्स हैं उन दोनों को भी रीड आउट करना है, दैट इज द मार्केट फेलियर एंड द सोशल वेलफेयर फंक्शन एंड थियोरी ऑफ सोशल चॉइस। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स के टाइम आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें काफी चीजें पढ़नी है, लेकिन आप लोगों ने अगर वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को पढ़ेंगे तो वहीं से हमारे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि वो काफी लेंथी है, बट उसी से आप लोगों को अगर एक बार कंडीशंस आप लोग एनालाइज करना सीख लें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लोगों को पता चल गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारा रिकमेंडेड सोर्स होने वाला है दैट इज व्हाट, एचएल आहूजा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमें मेजरली सोर्सेज रेफर करने हैं दीज आर आरटी फ्रॉयन एंड एचएल आहूजा। और एचएल आहूजा पहले हमने किसकी बात की, वी वर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो बुक है एचएल आहूजा की वो कौन सी है, दैट इज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब भी आप मार्केट से परचेज करें तो मैक्रो और माइक्रो का ध्यान रखें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एचएल आहूजा की है और आरटी फ्रॉयन। अब थोड़ा सा सिलेबस की तरफ देखिए, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से सिलेबस की बात करते हैं तो it comprises of the approaches to employment, income and interest determination, classical Keynesian curve, neoclassical synthesis, neoclassical theory of interest rate determination and interest rate structure। तो यहाँ पे जब आपने इसको पढ़ना है तो आरटी फ्रॉयन से आपको क्या पढ़ना है और आहूजा से क्या पढ़ना है। तो जब रिचर्ड फ्रोयन की बात करें, अगर रिचर्ड टी फ्रोयन से आपको क्या पढ़ना है, जो फर्स्ट 12 चैप्टर्स हैं रिचर्ड टी फ्रोयन के, आपको वो रीड करने हैं स्पेशली। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं अपनी एडिशन के अकॉर्डिंग जो भी उसके टाइटल है मैं एक बार रीड कर रही हूँ, तो प्लीज टेली विद योर एडिशन। नंबर 1 इज द इंट्रोडक्शन, नंबर 2 क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी प्राइसेस एंड इंटरेस्ट, number 4 is the Keynesian system, role of aggregate demand. Number 5 is the Keynesian system, money, interest and income.
Number 6 is the Keynesian system, policy effects in the ISLM model. Number 7 is the Keynesian system, aggregate supply and demand. Number 8, the monetarist counter revolution. Number 9, output inflation, unemployment, alternate views. Number 10 is the new classical economics. Number 11 is the real business cycles and new Keynesian economics. Number 12 is the macroeconomic models, a summary. उसके बाद का वैसे भी जो 13 चैप्टर आता है दैट इज द एक्सचेंज रेट, ये हम इंटरनेशनल में कवर करेंगे फ्रॉम सम बुक जो स्पेशली किसके लिए डिजाइन की जाएगी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए। तो अभी आपको क्या करना है, रिचार्ड टी फ्रॉयन से आपको फर्स्ट 12 चैप्टर्स को ही कंप्लीट करना है। अब कमिंग टूवर्ड्स एच एल आहूजा, अब एच एल आहूजा से आप लोगों को क्या क्या कवर करना है। जब आपने जब आप फर्स्ट रीडिंग ऑफ फ्रॉयन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब भी आप एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको काफी चीजें लगेंगे, यार ये क्वेश्चन तो फ्रॉयन अटेम्प्ट कर ही नहीं रही, बाय रीडिंग आफ्टर रीडिंग फ्रॉयन आप उस क्वेश्चन को एबल ही नहीं होगे टू अटेम्प्ट। तो आपने क्या करना है, अब आप आहूजा खोलोगे और आहूजा में से कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 जैसे थर्ड चैप्टर है आहूजा का अकॉर्डिंग टू माई एडिशन, द क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां से आपको क्या पढ़ना है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम फ्रॉयन से कंप्लीट कर चुके हैं। सेल्स लॉ को आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी हम वहां पे ही कवर कर देंगे। इसके अलावा जो आपको मेजर फोकस करना है दैट इज द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, क्लासिकल डाइकोटमी, कीन्स क्रिटिक ऑफ क्लासिकल थियोरी, ठीक है, थर्ड चैप्टर के अंदर ही ये आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये चीजें आपको यहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। फिर आपको क्या कंप्लीट करना है इससे, फिर जो चैप्टर 4 द कीन्स थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको भी रीड आउट कर लेना, क्योंकि जब आपको राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा तो आहूजा विल हेल्प यू, ठीक है। तो चैप्टर 3rd एंड 4th को ट्राई करना पूरा करने की, लेकिन चैप्टर 3 में से जो मेजर आपका फोकस एरिया रहेगा वो किस पे रहेगा, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी एंड क्लासिकल डाइकोटमी, कीन्स क्रिटिक ऑफ क्लासिकल थियोरी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, ये आपके मेजर एरियाज रहने वाले हैं। फिर चैप्टर 4 तो आपको कंप्लीट करना है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर 5, 5 आप छोड़ सकते हैं। सॉरी, चैप्टर 5 में से आपको इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप कंप्लीट करने हैं। फिर आपको मल्टीप्लायर वाले चैप्टर पे आना है। मल्टीप्लायर आपको यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मल्टीप्लायर का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और काफी टाइम पूछा भी जाता है, तो मल्टीप्लायर जो है वो भी आपको यहाँ से कंप्लीट करना है आहूजा से। देन 10th चैप्टर का अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स में जो कीन्स वर्सेस क्लासिकल्स का डिफरेंस दिया है, तो प्लीज उसको वहां से कवर करिए। फिर चैप्टर नंबर 11th पे आइए। तो चैप्टर नंबर 11th को आप स्किप करिए, 12th को स्किप करिए। फिर इसके बाद देखिए पार्ट सेकंड है, दैट इज, अभी आप पार्ट सेकंड को भी स्किप करिए, ठीक है, ये क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ये पार्ट नहीं आएगा। फिर आपको कहाँ पे मूव करना है, सॉरी, फिर आपको हाँ, फिर आपको आप मूव करिए, फिर आप मूव करिए पार्ट 4 की तरफ, दैट इज द पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला आईएसएलएम, आईएसएलएम रिचार्ड टी फ्रॉयन में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया गया है, तो आपको उसके लिए एच.एल. आहूजा को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो चैप्टर 25 है दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे जो फिलिप्स कर्व वाला पोर्शन है, ठीक है, वेदर इट इज फिलिप्स कर्व, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन या पूरा, ठीक है, आप इसको कहिए कंप्लीट चैप्टर 25 का मेरी बुक के अकॉर्डिंग हेडलाइन क्या है, इट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व एंड रेशनल एक्सपेक्टेशन थियरी। तो इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़िए। फिर मूव करिए आप चैप्टर 26A, द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, रेशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। और लास्ट वन द न्यू कीनेशियन इकोनॉमिक्स, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। फिर पार्ट 5 की तरफ मूव करिए। फिर पार्ट 5 बिजनेस साइकिल एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द बिजनेस साइकिल, इसको रीड आउट करना है। अदर देन दिस, इस पूरे बुक के अंदर आपको क्या रीड करना है,
इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन दैट इज द फिस्कल पॉलिसी को रीड करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को रीड करना है, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल पेपर बी में भी काम आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अदर देन दिस आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है, और आपको हर एक को किसके साथ ऐड क्या करना है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले आहूजा का भी बताया, फ्रॉयन का भी बता दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, दैट इज द मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं, एक ये वाला और एक आगे की स्लाइड्स में मैं आपको शो करूंगी। उस पार्ट में आपका पब्लिक फाइनेंस की बात की गई है, बट जो ये वाला पार्ट है इसके लिए आपको क्या करना है, सेम बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आहूजा की हमने बुक देखी उसी को रेफर करना है। और चैप्टर्स कौन कौन से आपको रेफर करने हैं, लेट्स सी। अब देखिए पार्ट 2 जहां पे लिखा है मॉनेटरी डिमांड एंड सप्लाई, तो मॉनेटरी डिमांड एंड सप्लाई को आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना है। जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं मॉनेटरी डिमांड एंड सप्लाई पे, आपको इस पोर्शन के लिए वहीं से आपका काम हो जाएगा। और साथ में आपको क्या करना है, साथ में जो पार्ट 3 मनी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 20 मनी एंड प्राइसेस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही लिखा है, फिशर की थ्योरी लिखी है। ठीक है, फिर ये पूरा चैप्टर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चंस निकलेंगे यहाँ से आपके स्पेशली, और शॉर्ट क्वेश्चंस पे क्या होता है चॉइसेस नहीं मिलेगी आपको, इट इज अ कंपल्सरी पार्ट, तो आपको वो अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 21, ठीक है, 21 क्या है, कीनीशियन मॉनेटरी थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे कीन्स का मेंशन है। फिर उसके बाद 22 मॉनिटरिज्म। ठीक है, जहां पे हम किसकी बात करेंगे, बात करेंगे फ्रीडमैन की। तो चैप्टर नंबर 22 दैट इज द मॉनिटरिज्म, फ्रीडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और लास्ट चैप्टर आपको इसमें करना है 22, जहां पे मॉनिटरिज्म एंड कीनीशियज्म को कंपेयर किया गया है। ठीक है, कीन्स और फ्रीडमैन की थियरीज को कंपेयर किया गया, क्योंकि काफी टाइम आजकल का अगर आप पैटर्न एनालाइज करेंगे तो वहां पे हो क्या रहा है, वहां डायरेक्ट क्वेश्चंस पे उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस क्या, आपने कीन्स की थियरी पढ़ ली, आपने फ्रीडमैन की थ्योरी पढ़ ली, अब आपको बोलेंगे कंपैरिजन लिखो। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को रीड आउट कर लेना। तो यहाँ पे आपको इसके लिए यही पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज द पब्लिक फाइनेंस। अब जो ये पार्ट है पब्लिक फाइनेंस का, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको भाटिया की बुक पढ़नी है, एच.एल. भाटिया, मसग्रेव एंड मसग्रेव की बुक पढ़नी है। अब यहाँ पे भी जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। अगर आप मसग्रेव एंड मसग्रेव की बात करेंगे तो मसग्रेव एंड मसग्रेव से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल क्या है, फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू। फिर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे मैं मसग्रेव का लिख रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू। चैप्टर नंबर 4 पब्लिक प्रोविजन फॉर सोशल गुड्स। देन चैप्टर नंबर 8 पब्लिक एक्सपेंडिचर, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। फिर 12 टू 17, 12 कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन। चैप्टर नंबर 13 अप्रोचेस टू टैक्स इक्विटी। चैप्टर नंबर 14 टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इंसिडेंस एंड ओवरव्यू। चैप्टर नंबर 15 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स इंसिडेंस। नंबर 16 excess burden and efficient tax design. Number 17 is the taxation effects on capacity output a supply side perspective. ये जो चैप्टर्स है ये कहाँ के हैं, मसग्रेव। अब अगर हम बात करें पब्लिक फाइनेंस भाटिया की, तो भाटिया में आपको कौन से पढ़ने हैं, जो चैप्टर नंबर 1 टू 14 है। इन पे फोकस होना चाहिए आपका। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द स्टेट।
Number 2, meaning and scope of public finance. Number 3, principle of maximum advantage. Number 4, public finance general consideration. Number 5th is the division of tax burden 1. Number 6 is the division of tax burden part 2nd. Number 7 is the incidence of taxes. Number 8 is the classification and choices of taxes. Number 9th is the effect of taxation. Number 10th is the public debt. Number 11th is the public expenditure. Number 12 is the effects of public expenditure. Number 13 is the public budget. Number 14th is the balanced budget and fiscal policy. तो यहां तक आपको करना है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक फाइनेंस. और इसको भी आपको किसके साथ सप्लीमेंट करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, यूपीएससी की साइट पे आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर्स मिल जाएंगे. तो प्लीज जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, वेदर इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, इंटरनेशनल और एनीथिंग एल्स, तो आपको क्या करना है? आपको फाइनली जो आपका टास्क रहने वाला है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की. देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए जो मेजर बुक रेफर की जाती है, जो आप लोगों ने भी काफी सोर्सेज में देखी होगी, दैट इज सेल्वेटोर. बट सेल्वेटोर जो है, उसके अलावा आप जो बुक रेफर कर सकते हैं दैट इज एचजी मैन्योर. एचजी मैन्योर का बेनिफिट क्या है? एचजी मैन्योर जो है दैट इज कंपैरेटिवली इजी. ठीक है, आप सेल्वेटोर भी रेफर कर सकते हैं, आप मैन्योर भी कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि सेल्वेटोर जो है वो ज्यादा बेटर है तो आप उसकी तरफ जाइए. लेकिन जिन लोगों को सेल्वेटोर लगता है कि यार इट्स बल्कि इट्स डिफिकल्ट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पहले मैन्योर की रीडिंग ले सकते हैं. आपका मेजर जो पोर्शन है वो वहीं से कंप्लीट हो जाएगा. आपको सेल्वेटोर से अगर यूज करनी भी है, आप क्या कर सकते हैं? आपको अपने क्वेश्चन का जो इंट्रो पार्ट लिखना है, वहां से आपको सेल्वेटोर काफी हेल्प करती है. ठीक है, तो मेरा सजेशन पर्सनली ये रहेगा, आप रिलाई करें मैन्योर पे. ठीक है, मैन्योर आपको कवर टू कवर पढ़नी है, तो मैन्योर में रिलाई करिए. फिर आपको अगर इंट्रो पार्ट के लिए या तो आप गूगल कर लीजिए. गूगल में भी आपको काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप नोट्स बना सकते हैं अपने. तो फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे ऑफलाइन सोर्स चाहिए, मुझे बुक चाहिए, तो आप इंट्रो के लिए सेल्वेटोर को रेफर कर सकते हैं. फिर मैन्योर में जो क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं उसके लिए आप सेल्वेटोर रेफर कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं. इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके साथ भी प्लीज देखिए. अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की. देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड का जो टॉपिक है वो मेरा अभी रिसेंटली मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ. इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको आई सेक्शन पे भी दे दूंगी. आई बटन पे आप क्लिक करके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो मेरे चैनल पे मैंने स्टार्ट किया है कोर्स अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, वो आपको विजिबल होगा. अदर देन दैट, उसका जो लिंक है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहां पे भी अंडर द प्लेलिस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपको यहाँ इसके लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो मेरा कोर्स है दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स. और आफ्टर सम टाइम मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अलग से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. तो प्लीज फॉलो माय चैनल फॉर सच इनिशिएटिव. देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक है कंपैरेटिव एडवांटेज, मैंने यहाँ पे आपके साथ इसको शेयर कर दिया है. टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको मैंने शेयर नहीं किया. देन इसके अलावा भी मैंने एक दो टॉपिक्स आपके साथ और शेयर किए हैं. 4 से 5 वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड कर दी हैं अंडर द प्लेलिस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो आप उसको देख सकते हैं. और साइमल्टेनियसली हम बाकी वीडियोस को भी वहां पे डिस्कस करेंगे. अब जो ये टॉपिक है WTO. अब जो WTO है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इंपॉर्टेंट इन द सेंस, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम या ये पेपर ए में भी कवर होता है और ये पेपर बी में भी कवर होता है. तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पेपर 2 पे ही कवर करेंगे. पेपर 2 पे क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा WTO, ये करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएट करता है. तो करंट अफेयर्स के साथ आपको लिंक करके ही इसको पढ़ना है और ट्राई टू कवर इट विद पेपर 2. ठीक है, और इसके लिए अगर आपको पूछे मुझसे सोर्स क्या है, तो आप
कोई भी मैगजीन उठाइए, वहां पे उन्होंने डिटेल में इसको डिस्कस किया होगा। पहले तो आप ट्रिप्स और ट्रिम्स वगैरह तो आप करेंगे, लेकिन इसको सप्लीमेंट करेंगे विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, किसी किसी भी रेप्यूटेड जो भी हमारी आईएएस एकेडमीज हैं, आप उनका किसी का भी कोर्स रेफर कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ गूगल में इजिली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब लास्टली हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो बुक्स आपको रेफर करनी है दैट इज एमएल जिंगन, एचएल आहूजा, और ऑनलाइन सोर्स है एक दैट इज इकोनॉमिक्स डिस्कशन। अब आहूजा से आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको वो नोट करवा देती हूँ। आहूजा में जब आपने आहूजा का लास्ट पेज देखा, दैट इज द थियरीज ऑफ पार्ट 8 है अकॉर्डिंग टू माय एडिशन, थियरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वहां पे जो जो टॉपिक्स आपको लगता है सिलेबस के अंदर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो आप उसके लिए आहूजा को रेफर कर सकते हैं। मेजरली आपको सारे टॉपिक्स जो डेवलपमेंट थियरी के हैं खासकर, वो आपको कवर करेगा जिंगन। उसके अलावा भी आपको कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते हैं जो आपको लग रहा है एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स डिस्कशन को भी रेफर कर सकते हैं। फिर हम बात करें इसका सिलेबस, दैट इज द थियरी ऑफ ग्रोथ, हैरेट्स मॉडल, ल्यूइस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विद सरप्लस लेबर, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, R&D एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने भी ये टॉपिक है ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाएंगे इन सोर्सेस के साथ। अब आपको उसमें भी क्या करना है, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में रेफर करना है। अब हम लास्टली बात करते हैं, अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नीचे 2 लाइंस देखी होंगी, तो वहां पे क्या लिखा है, वहां पे ये टॉपिक्स लिखे हैं। तो ये टॉपिक्स आपके कहाँ पे कवर होंगे, जब GS3 का आप इन्वायरमेंट पार्ट करते हैं तो वहां पे भी कवर हो जाएंगे। अगर किसी के पास टाइम है, कोई पीजी कर रहा है या कोई भी स्टूडेंट ऐसा है, उसको रेफर करना है स्पेसिफिक, मुझे डिटेल में मटेरियल करना है, तो वो इसके साथ इग्नू को भी यूज कर सकता है। इग्नू का इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का कोर्स है, तो गो फॉर दैट। प्लस आप गूगल भी कर सकते हैं, जो टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे आप उसको गूगल कर सकते हैं। और साथ में फिर से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहां तक अगर हम होली सोली पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 में आपको करना क्या है, पेपर 1 के आपको सोर्सेज मैंने मेंशन कर दिए। सोर्सेज के अलावा जो आपका मेजर फोकस रहेगा दैट इज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर आपको सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप सिलेबस को निग्लेक्ट करेंगे। जब भी आप आपने पढ़ लिया, आप उसके बाद देखेंगे क्या ये टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं मेरे। ठीक है, और एंटायरली सिलेबस पे भी अगर आप उसने लिखा है मार्शेलियन एंड वॉलरस थियरी, तो ये नहीं है कि आप डायरेक्टली उस पर जंप करेंगे, जो उसका बैकग्राउंड है तो आपको उनको भी देखना है, जो जो चैप्टर्स मैंने आपको मेंशन किए हैं, तो प्लीज वॉच दैट चैप्टर्स ऑल्सो। फिर उसके अलावा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ ही सिर्फ आप ऑप्शनल पढ़ते रहे हो, ठीक है, क्योंकि जीएस भी तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आपको जीएस के साथ साथ क्या करना है, इकोनॉमिक्स पेपर 1 भी पढ़ना है। और मेजरली क्या कहा जाता है, मेजरली जब हम देखिए स्टार्ट हम हमेशा क्या करते हैं, जीएस से करते हैं, और ऑप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो जब भी आप GS3 पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप क्या करें, पेपर 2 को स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि आपको दिखेगा कि काफी सारे हमारे टॉपिक्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म्स जो है, लैंड रिफॉर्म आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी है और GS3 में भी है। फिर हमारी अगर पॉवर्टी की बात की जाए, तो पॉवर्टी गवर्नेंस में भी आता है, पॉवर्टी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी आ रहा है। तो जीएस के साथ कहीं ना कहीं मिला के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को पेपर बी को पढ़िए, फिर आप इकोनॉमिक्स पेपर ए में आइए। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पे डिवीजन हुआ है सिलेबस का। अब देखिए, प्री इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस की जब भी हम बात करेंगे, तो उन्होंने 1991 को क्या किया, बेस ईयर लेकर यहाँ पे एक डिवीजन किया है।
pre 1991 and post 1991. Why 1991? Because of LPG reforms. इसकी वजह से क्या किया, जिसने भी सिलेबस हमारा बनाया है, उन्होंने इस तरीके से एक डिवीजन किया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है सोर्सेस। अब यहाँ पे अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूंगी इसको एज प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे तो प्री इंडिपेंडेंस के लिए आपको क्या क्या सोर्स रेफर करने हैं। एक बुक है तीर्थंकर रॉय की, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अदर देन दिस, ठीक है, ये थोड़ी बल्कि बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल का यूज कर सकते हैं और साथ में आप टॉपर्स के नोट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बोलूंगी कि जो टॉपर्स के नोट्स हैं मोस्टली क्या हैं, ब्रीफ नोट्स हैं। आप उसको गूगल की मदद से आप उसको थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करिए, जिसमें आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आपको मार्क्स फेच करना भी आसान हो जाए। और तीर्थंकर रॉय के लिए वो लोग चाहिए जिनके पास टाइम है। अगर टाइम है यू शुड गो फॉर दिस बुक। अदर देन दिस, जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, काफी लोग जॉब कर रहे होते हैं, काफी लोगों की और भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप लोग यहाँ पे स्टिक रहिए। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, किसी भी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की इकोनॉमिक्स की मैगजीन उठाइए और स्पेशली इन लोगों के इकोनॉमिक्स के नोट्स उठाइए। ठीक है, काफी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा, ई कॉमर्स साइट पे। तो वहां से आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाइए, उनको अपना अपने साथ एक स्टैंडर्ड मार्क रखिए कि हाँ मुझे इसके रेफरेंस से पढ़ना है। और अदर विद दिस आपको क्या करना, मेजर मेजर चीज है जो आपको, इकोनॉमिक सर्वे। वाई इकोनॉमिक सर्वे? क्योंकि काफी लोग सोचेंगे यार करंट अफेयर्स में मेरा कवर हो जाता है, मैगजीन्स जो मेरा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है वो कवर कर देती है। इकोनॉमिक सर्वे आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग इंट्रो पार्ट, कंक्लूजन पार्ट। अदर देन दिस इट विल हेल्प यू इन डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा प्रोवाइड करेगा आपको, ग्राफ्स में हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पे इन चीजों पे रिलाई कर सकते हैं, प्लस बजट। और इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपको मैं मेजरली कहूंगी, ठीक है, आप लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो वहां पे आप कंपाइलेशन पे डिपेंड मत रहिए। जो इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बुक आती है, जो आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह मिल जाती है, तो प्लीज ट्राई टू रीड दैट। जब आप उसको रीड करेंगे आपको एक बहुत बड़ा एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा और आपको वो इंट्रो में भी हेल्प करेगा, कंक्लूजन में भी हेल्प करेगा। अदर देन दिस आपको वही चीज इन द लेटर ऑन आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आज का लेक्चर आपको किसी भी तरीके से वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज प्लीज शेयर योर फीडबैक। थैंक यू।